हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। बहुत लोग सोच रहे होंगे, सर अभी तक आप ये क्यों बांध के रखते हो? क्योंकि मेरे प्रभु, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तो सैलून तो खुलेगा नहीं, और फिर बाल जब बढ़ जाएंगे तो फिर मुझे फिर से उसको, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर से उसको काटना छाटना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह से गायब ही कर दो। थोड़ा सा बढ़ता है ना, उसको उड़ा दो। ट्रिमर है ना, ट्रिमर से कर दिया करो। 1 साल तक, जब तक ये चलेगा सिचुएशन, तब तक मैं ऐसे ही रहूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। उसमें एक्स्ट्रा टाइम किल हो जाता है। और हम साइंटिस्ट लोगों का तो ये होता है कि बाल दाढ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा समय बचा लिया जाए, तो नहीं रहेगा तो दिक्कत नहीं ना, थोड़े समय सेव हो जाएंगे। टाइम बहुत प्रेशियस है, मैं बहुत बचा देता हूँ, थोड़ा थोड़ी चीज करके सेव बचा देता हूँ। मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आपको भी अगर समय चुराना आता हो तो वो स्किल सीखें, क्योंकि वही लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है कि समय को आप वहीं पे इन्वेस्ट करो जहां से आपको आउटपुट या आउटकम आपको दिखे। ऐसे जगह पे समय को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पे कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए समय की आप कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा। पहले मैं बहुत ही करता था ये सब, टाइम गलत जगह पे इन्वेस्ट। सीख गया मैं धीरे धीरे रह करके, आप भी सीख जाएंगे मेरे साथ रहते रहते। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में जो कुछ भी हम पढ़े थे उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। और हम बताए थे कि जैसे कोई भी एक ए है ना, उसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 तरीके से लिख सकते हो। A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, या फिर स्मॉल A1 कैपिटल E1, स्मॉल A2 कैपिटल E2, या स्मॉल A3 कैपिटल A3। अगर आप इसमें लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स के टर्म्स में आप उसको लिख डाले हो, E1 E2 E3। अगर आप इसके टर्म्स में लिखे हो तो इसका मतलब आप क्या है, ये नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स के टर्म्स में आप लिख चुके हो। ठीक है, और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जब आपका ऑर्थोगोनल नहीं होता तो E1, स्मॉल E1 और कैपिटल E1 ये दोनों तो अलग अलग चीजें होती है, और वही चीज अगर ऑर्थोगोनल हो जाता तब स्मॉल E1 और कैपिटल E1 एक ही चीज बन जाता है। अब क्योंकि हम अलग कर दिए हैं कर्व बना करके, इसलिए आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, यूनिट टेंजेंट वेक्टर के टर्म्स में, या फिर आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। अगर आप इसको यूनिट टेंजेंट वेक्टर के टर्म्स में लिखते हो तो यहाँ पे जो आपका A1 A2 A3, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 जो है वो कंपोनेंट्स हो जाएगा A का उस सिस्टम में, टेंजेंट वाले सिस्टम में। और अगर आप स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 के टर्म्स में लिखते हो तब यहाँ पे जो स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 आएगा ये भी हो जाएगा कंपोनेंट्स कैपिटल A का ही सिस्टम है। समझ में आ गई बात? अच्छा, हम लोग A को जो है ना बेस वेक्टर्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे हम बताए थे ना रेसिप्रोकल सेट, जो सेट बताए थे ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। इसका एक और नाम दिया गया है बेस वेक्टर्स, टू बी मोर स्पेसिफिक यूनिटरी बेस वेक्टर्स। ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर्स नहीं है, यूनिट वेक्टर्स अलग है, यूनिटरी बेस वेक्टर्स अलग है। ठीक है, तो यूनिटरी बेस वेक्टर्स किसको बोलेंगे? डो आर डो U1, डो आर डो U2, डो आर डो U3, या तो ऐसे, या फिर नेबला U1 नेबला U2 नेबला U3। ग्रेडियंट के टर्म्स में आप इसको बोल सकते हो। अगर आप इस वाले यूनिटरी बेस वेक्टर के टर्म्स में आप लिख रहे हो तब A हो जाएगा कैपिटल C1 डो आर डो U1, कैपिटल C2 डो आर डो U2, कैपिटल C3 डो आर डो U3। वेरी गुड। तो यहां पे आपका जो डो आर डो U1 है इसी को मैंने रिप्लेस करके यहां पे लिख दिया है अल्फा। तो यहां पे U1 है इसलिए अल्फा 1, U2 के लिए अल्फा 2, U3 के लिए अल्फा 3। कैपिटल C1 अल्फा 1, कैपिटल C2 अल्फा 2, कैपिटल C3 अल्फा 3। क्लियर है? शॉर्ट में अगर मुझे लिखना है अल्फा अगर रिप्रेजेंट करने का तो हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा सबस्क्रिप्ट स्मॉल p इज इक्वल टू डो आर बाय डो यूपी। अब यहाँ पे आप p का वैल्यू 1 डालोगे तब ये पहला टर्म मिलेगा, p का वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, p का जब 3 डालोगे तब यहाँ पे तीसरा टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे p का 1 2 3 हो सकता है। और यहाँ पे जो आपका कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 है इसका नाम दिया गया है कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ ए। जिन्होंने टेंसर एनालिसिस पढ़ा हो उसमें ये सारे टर्म्स आते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट। तो जो बीपीएससी के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए टेंसर एनालिसिस का कोर्स बनेगा। क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा इसलिए मैं उधर भी फोकस में खत्म करके
कर दूंगा थोड़ा समय के बाद, तो वहां पे भी आपको टेंसर एनालिसिस का आइडिया काफी अच्छे से हो जाएगा ना, तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट आपको वहां पे भी देखने के लिए मिलेगा। या फिर आप ए को इसके टर्म्स में आप लिख सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो a इज इक्वल टू स्मॉल c1, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाला कंपोनेंट ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट क्या अलग होगा, इसीलिए यहाँ पे दिया गया स्मॉल c1 नेबुला u1, स्मॉल c2 नेबुला u2 और स्मॉल c3 नेबुला u3। क्लियर है? नेबुला u1 को रिप्लेस कर दिया गया बीटा से। अगर नेबुला u1 है तो लिखेंगे बीटा 1, नेबुला u2 है तो लिखेंगे बीटा 2, नेबुला u3 है तो लिखेंगे बीटा 3। जहां पे आपका बीटा है जो उसका मतलब नेबुला होता है, नेबुला यू होता है, तो सबस्क्रिप्ट में p लिख दिया तो u के सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा p, तो यहाँ पे p का वैल्यू 1 2 3 बदलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा p इज इक्वल टू नेबुला u1 u2 3 और यहाँ पे जो स्मॉल c1 स्मॉल c2 स्मॉल c3 है इसको बोला जाता है कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको? कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ ए। क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे आर्क लेंथ एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे हमको पता है कि जो आर है ये फंक्शंस होता है u1 u2 u3 का, तो यहां से आप डिफरेंशियल अगर मैं इसको बोलूं तो कैलकुलस का रूल होता है, या जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाएंगे ना तो उसमें आप समझ जाएंगे। तो अगर एक वेरिएबल किसी 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होता है तो उसमें इसका डिफरेंशियल लेने के लिए आपको कुछ इस तरह से करना पड़ता है, डो आर बाय डो u1 इंटू डी यू1, डो आर बाय डो u2 इंटू डी यू2, डो आर बाय डो u3 इंटू डी यू3। जो नीचे में रहता है डो u1 यहीं पे आके डी यू1 बन जाता है, यहाँ पे जो डो u2 रहता है वो यहाँ पे डी यू2 हो जाता है, और यहाँ पे जो डो u3 होता है वो यहाँ पे आके डी यू3 हो जाता है। ठीक है, और हम आपको सिखाए थे कि ये क्या है। जैसे यूनिट टेंजेंट वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, E1 को डो आर बाय डो u1 लिखते थे और डिवाइडेड में मॉड ऑफ डो आर बाय डो u1 लिखते थे तो इसी को नाम दिया गया था H1। अब ये H1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तब यहां से आप डो आर बाय डो u1 को क्या लिखोगे, H1 E1। समझ में आया? वही चीज लिखा है, इसको रिप्लेस करके H1 U1 कर दिए, DU1 का DU1 यहाँ पे उतर गया, उसी तरह से डो आर बाय डो U2 H2 E2 हो गया, DU2 यहाँ पे आ गया, फिर डो आर बाय डो U3 के जगह पे H3 E3 हो गया, DU3 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, अब इसको मैंने एक ही चीज है बट मैंने थोड़ा सा स्वैप कर दिया, DU1 को इधर रख दिया, E1 को इधर रख दिया, पर्पसफुली किया क्योंकि इसी को मेरे को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सुविधा होगा। तो मैंने क्या किया, H1 E1 DU1 को लिखा है H1 DU1 E1, H2 E2 DU2 को लिखा गया है H2 DU2 E2, फिर H3 E3 DU3 को लिखा गया है H3 DU3 E3, मतलब E1 E2 E3 को एकदम कोना पे भेज दिया गया। Then the differential of arc length ds, differential of the arc length ds is determined by this। आप क्या करोगे, कैसे आप निकालोगे, ds स्क्वायर करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ds स्क्वायर करोगे तो हमको तो पता है कि ये dr डॉट dr होता है, ये आपको नहीं पता है ना तो आप इसको याद रखो, कैलकुलस में या वेक्टर कैलकुलस में ds स्क्वायर, s क्या था याद है, r क्या था याद है, s मतलब एक सरफेस हुआ करता तो उसको आप रीजन पे प्रोजेक्ट करते थे, वैसा ही सिमिलर टाइप का कुछ मान लो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का जरूरत है, आपको ये करना है, ये याद रखो ये। ठीक है, आपका दिमाग खुलेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिमाग खुले बिना ब्लॉक भी रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, आपका सोल पर्पस ये होना चाहिए क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, ये रूल होता है, इसको आप याद रख लो। ठीक है, इस पे ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है, दिमाग वहीं खर्चा करना चाहिए जहां खर्चा करने लायक हो, फालतू जगह पे दिमाग नहीं खर्चा करना चाहिए। तो इसको आप चुपचाप याद रखें, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr करें, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है तो dr के बदले में पहला मैंने ये लिखा, फिर डॉट ये वाला बिंदु इधर दे दिया, फिर dr के बदले मैंने फिर से इधर लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट करना है ना, कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म। अरे यही तो होता है ना डॉट प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे H1 DU1 H2 DU2, सॉरी यहाँ पे H1 DU1 है, तो H1 DU1 मल्टीप्लाई होगा, H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर हो गया। सर ये E1 कहाँ गया, अरे डॉट प्रोडक्ट I J J K K क्या होता है, 1 होता है, तो
इसका आप खुद से डॉट प्रोडक्ट कर दे रहे हो तो क्या बन जाएगा, तो यूनिट का बन जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा ना। अरे E1 डॉट E1, E2 डॉट E2, E3 डॉट E3 क्या होता है ये होता है 1 ऑर्थोगोनल है ना। तो अगर E1 ऑर्थोगोनल है तो ऑब्वियसली ये दोनों तो ऑर्थोगोनल है ना, तो इस केस में E1 डॉट E2 करोगे तो 0 मिलेगा, E2 डॉट E3 करोगे तो 0 मिलेगा, और क्या करोगे फिर E1 डॉट E2 करोगे, E1 डॉट E3 करोगे तो भी 0 मिलेगा। तो क्योंकि ऑर्थोगोनल है इसलिए ये वाले टर्म तो हो जाएंगे 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 1। तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बस यही हो जाएगा। और ये H1 और H2 को तो साथ वो चीज नहीं कर सकते ना, आपको इसी के साथ करना पड़ेगा, डॉट 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 इतना करेगा, याद रख लो, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का जरूरत है। H1 DU1 E1 प्लस H2 DU2 E2 प्लस H3 DU3 E3 हो गया, डॉट करना है इसी के साथ में। तो पहला टर्म को पहले के साथ, दूसरा टर्म दूसरे के साथ, तीसरा टर्म तीसरे के साथ, H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर H2 स्क्वायर D2U2 स्क्वायर हो जाएगा, और H3 DU3 स्क्वायर हो जाएगा, और E1 E1 E2 E2 E3 E3 सब कुछ 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम जो देने वाले हैं काफी खतरनाक सा एक्सप्रेशन देने वाले हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वरना लिखा करके हम उड़ जाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा डिटेल में उसको बताना पड़ेगा। इसको आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया वो ऑर्थोगोनल सिस्टम्स के लिए था। ऑर्थोगोनल सिस्टम्स के लिए हम लोग देखें ना, E1 डॉट E2 या E2 डॉट E3 या E3 डॉट E1 ये हो जाता है 0, ठीक। उस केस में आप ds स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो, ds स्क्वायर इज इक्वल टू H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर DU3 स्क्वायर, ठीक है। नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स के लिए इसको अलग रखना बाबू, ऑर्थोगोनल सिस्टम्स के लिए ये रिलेशन यूज करना। नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम्स के लिए जो आपका ds स्क्वायर होगा उसको हम जनरलाइज करके कुछ इस तरह से लिखेंगे, समेशन समेशन p इक्वल्स टू 1 से 3, q इक्वल्स टू 1 से 3, g सबस्क्रिप्ट में pq dup duq। ये वाला जो चीज है ना, इसको अब बोला जाता है फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर मेट्रिक फॉर्म। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर मेट्रिक फॉर्म। ds स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, समझ में आ गया। समेशन समेशन p इज इक्वल टू 1 से लेके 3, q इक्वल्स टू 1 से लेके 3, gpq dup duq, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको आपको याद रखने के लिए, इसको आप दिमाग में घुसा लो। इसको एक्सपैंड करके दिखाएंगे थोड़ा देर बाद। जहां पे आपका जो GPQ है ना, इसका मतलब होता है अल्फा P इंटू अल्फा Q। अल्फा याद है क्या होता है? अल्फा डो R बाय डो U, याद आ रहा है कुछ वैसा ही। तो GPQ मतलब अल्फा P मल्टीप्लाइड विथ अल्फा Q, ठीक है। मेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये जो चीज है ना GPQ, इसका नाम दिया गया है मेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और ये सिमेट्रिक होता है। चाहे आप GPQ लिखो चाहे GQP लिखो, PQ लिखो या QP लिखो, एक चीज होता है। साथ ही साथ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब मेरा ये इस वाले, ये तो हो गया जनरल, इसी से आप ऑर्थोगोनल सिस्टम बना सकते हो। कंडीशन क्या होता है कि ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए आपका GPQ हो जाएगा 0। कब? जब P और Q बराबर नहीं होंगे। तो जब P और Q बराबर नहीं होंगे तब इस केस में ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 0। तो आपको फिर से रेड्यूस होकर के यही मिलेगा। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, करा के दिखाएंगे आपको, तो आपको फाइनली यही मिलेगा। तो ऑर्थोगोनल का क्या कंडीशन है? ये वाला चीज कि आपका जो GPQ है ना वो 0 हो जाएगा। कब? P इज नॉट इक्वल टू Q, ठीक है। ये P इज नॉट इक्वल टू Q कब होगा? जब आपका सिस्टम ऑर्थोगोनल हो जाएगा। जब आपका ऑर्थोगोनल हो जाएगा तब ये हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। इस वाले में आप डालोगे तो आपको फाइनली यही मिलेगा। लेकिन नॉन ऑर्थोगोनल में ये P और Q क्या बोलते हैं आपका बराबर, मतलब ये 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका ऑर्थोगोनल केस में, ये वाला चीज मिल जाएगा आपको। G11 मतलब H1 स्क्वायर, G122 मतलब H2 स्क्वायर, G33 मतलब H3 स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ GPQ is equal to 0, P is not equal to Q,
देन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। मतलब P नॉट इक्वल टू Q, चलो P का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, Q का वैल्यू 2 मान लेते हैं। P का वैल्यू 1 मान लिया, Q का वैल्यू 2 मान लिया। क्या यहाँ पे P इज इक्वल टू Q है? नहीं, P इज नॉट इक्वल टू Q। तो यहाँ पे G को क्या लिखोगे? सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा बताओ? G12 आ जाएगा। और ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा क्या? 0। कब? ऑर्थोगोनल। अगर ऐसा हो गया तब ये ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन चुका है। ठीक है, मतलब जो आपका सिमिलर है ना, डिसिमिलर वाले सब्सक्रिप्ट्स आपके अगर 0 हो जाएं तब वैसे वाले सिस्टम को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। अब क्योंकि सिमिलर अगर 1 1 है तब उसका कुछ वैल्यू आएगा, 2 2 है तो उसका वैल्यू आएगा, 3 3 है तो उसका कुछ आएगा। सर क्या ये हमेशा 1 से लेकर के 3 तक ही जा सकता है? अरे नहीं, हम बता चुके हैं आपके डायमेंशंस अनगिनत हैं, अनंत डायमेंशंस हैं आपके। वो तो इंसान के कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है ना कि वो कितने डायमेंशन तक सोच सके। ठीक है, इसीलिए जबरदस्त लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि द मेट्रिक फॉर्म एक्सटेंडेड टू हायर डायमेंशनल स्पेस इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने ये स्टार्ट किया है पढ़ना, काफी मजेदार है। अब भी अगर समय मिले ना तो थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सोने से पहले अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वीडियो देखोगे या फिर उसको पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करना है आपको, डेली 5 मिनट 10 मिनट बस, तो आपका बुद्धि खुलेगा। बहुत जबरदस्त सा चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। ठीक है, तो आपको अलग डायमेंशंस में सोचने का आपको मौका मिलेगा। आप कंजर्वेटिव माइंड में नहीं रहोगे, संकुचित माइंड में नहीं रहोगे, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड तभी बन पाओगे आप जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा, पूरी तरह से तो अभी नहीं सीखा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग, काफी फन और सब लग रहा है कि सब मोह माया है, सब कुछ मोह माया है। ठीक है, मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ये भी मोह माया ही है। मे बी कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि सदियों सदियों पहले भी मैंने ऐसा ही पढ़ाया हो और आने वाले सालों के बाद भी मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे अगर जो कर रहा हूँ वो किसी और दुनिया में या किसी और यूनिवर्स में पैरेलली वैसा चीज चल रहा हो। मेरा एक तो कहा जाता है ना कि एक इंसान के टोटल 7 क्लोन होते हैं या 7 हम शक्ल होते हैं। मे बी अब मुझे अगर मेरा कोई हम शक्ल अगर, हाँ बहुत सारे बंदर तो घूमते होंगे, कोई ऐसा सिमिलर बंदर दिख गया तो मुझे बता देना सर आपका हम शक्ल दिख गया। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है द मेट्रिक फॉर्म एक्सटेंडेड टू हायर डायमेंशनल, ये वाला जो मेट्रिक फॉर्म है ना, इसको जब हायर डायमेंशन में जब एक्सटेंड कर दोगे ना तब वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत काम का चीज है। तो उसमें टेंसर एनालिसिस वाली सारी चीजें आ जाती हैं। आपको उतना दूर तक नहीं जाना है, बस मैंने थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा सा बता दिया। आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशंस आपको याद रखना है कि ds स्क्वायर आपका ऑर्थोगोनल सिस्टम में क्या एक्सप्रेशन होता है, नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम में ds स्क्वायर का क्या एक्सप्रेशन होता है। अब हम इसको एक्सटेंड करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें। अब फाइनली हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो एक्सपेंशन करेंगे वो कैसा दिखेगा। आर्क लेंथ इन जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, तो ds स्क्वायर। ठीक है, यही चीज मेरे को फाइंड करना है। तो ds स्क्वायर, देखो ये वाला एक्सप्रेशन, ये जनरल टर्म तो रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा। ds स्क्वायर का मतलब dr.dr होता है। ठीक है, और ऑर्थोगोनल सिस्टम में तो वो सिंपल था। नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम में ये और ये मतलब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन, ये जो आपका बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसी को कंप्रेस करके छोटा सा सजा करके इसमें लिखा गया है। तो यहाँ ds स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? समेशन p इक्वल्स टू 1 से लेके 3, q इक्वल्स टू 1 से लेके 3, gpq duq। ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे ना एक्सप्रेशन 1 2 3 तो आपको फाइनली यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे dr आप जानते हो dr क्या होता है? dr मतलब डो आर डो u1 du1, फिर डो आर डो u2 du2, डो आर डो u3 du3। और इस डो आर डो u1 को आप क्या लिखते हो? अल्फा 1। डो आर डो u2 को क्या लिखते हो? अल्फा 2। डो u3 को क्या लिखते हो? अल्फा 3 लिखते हो। तो आप जानते हो कि ds स्क्वायर और कुछ नहीं dr.dr होता है। तो इसको मैंने dr के बदले एक बार ये लिखा, फिर डॉट वाला डॉट लिखा, फिर dr को इसको इधर लिखा। आया समझ में? इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? पहला टर्म को मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, दूसरा टर्म को मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। तो आपने इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई किया, एक्सपैंड किया, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिला। इसी को, इतना बड़ा कौन याद रखता है, इसी को आपको कंप्रेस करने से सीधा आपको ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा। तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला चीज आप याद रखोगे, तो इसी में आप पुट करते चले जाओगे
चीज़ों को, तो आपका यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये याद रखना है तो ये याद रखो, नहीं याद रखना तो आप ये वाला चीज़ याद रखो कि ये dr तो ये होता है ना, और ds स्क्वायर मतलब सबसे आसान तो हमको ये भी देखो, अपना अपना नज़रिया होता है, ये भी आसान है ये भी आसान है। आप ये वाला एक्सप्रेशन याद रख लो तो आप इसको एक्सपैंड करके पहुंचोगे यहीं पे, या फिर आप dr का एक्सप्रेशन, ये r का ये कैसे लिखते हैं, इसको आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करके, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके आप इस तरह से लिख दोगे तो फाइनली आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। समझ में आ गया? ओके, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो, ये वो दिस दैट, ये नॉन का, ये कब का ऑर्थोगोनल नहीं है ना, तो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब जो भी है सो है, ठीक है, यही सही है। अब इसको जिस तरह से तुमको जस्टिफाई करना हो तुम कर लो, ये गलत नहीं है, यही चीज़ है सही। आप इसी को एक्सपैंड करोगे तो यही चीज़ मिलेगा, और इसी को कंप्रेस करोगे तब ये वाला चीज़ मिलेगा। समझ में आ गया? नोट करिए। अब इस डायग्राम को गौर से देखो, वही वाला डायग्राम आ गया फिर से। इसमें समझने का बात है, देखो ये बन गया ना, कुछ एक डब्बा टाइप का दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑरिजिनेट हुआ। यहाँ पे रहा u1 कर्व। अगर ये u1 कर्व है तो प्लेन कौन सा, ये ऑपोजिट ऊपर वाला कौन सा प्लेन था, ये था u1 इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट। ये वाला कर्व सरफेस था ये। इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कर्व बनता है उसको हम u1 कर्व बोलते हैं ना, तो ये u1 कांस्टेंट सरफेस है। ठीक है, ये रहा मेरा u2 कर्व। ये अगर u2 कर्व है तो साइड वाला सरफेस कौन सा सरफेस होगा, ये रहा मेरा u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रहा मेरा एक सरफेस। अच्छी बात है। u3 कर्व मतलब ये वाला सरफेस कौन सा रहा, ये रहा मेरा u3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस u1 कर्व से इधर कुछ निकलता हुआ, फिर इधर कुछ निकलता हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। h1 du1 e1, देखो इसका डायग्राम बस मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं कि यहाँ से इस पॉइंट से इस वाले कर्व से जब मारोगे तो क्या मिलेगा, h1 du1 e1 आपका इधर, फिर h2 du2 e2 आपका इधर, और h3 du3 e3 आपका इधर। तो 3 एक्सिस बना। इसी से आप बना लो कुछ एक क्यूबॉइडल टाइप का डायग्राम। Along a u1 curve, u2 and u3 are constants। ये तो पता है आपको कि इस वाले कर्व के along आपका u2 और u3 क्या है, कांस्टेंट है। देखो u3 कांस्टेंट है और u2 कांस्टेंट है along this। उसी तरह से along u2 कर्व u1 कांस्टेंट है, u3 कांस्टेंट है, फिर along u3 कर्व u1 कांस्टेंट है और u2 कांस्टेंट है, वो होगा ये। तो उस केस में जो डिफरेंशियल आर्क लेंथ ds1 मिलेगा along u1, डिफरेंशियल आर्क लेंथ अगर आपको फाइंड करना है along u1 at p, तब वो और कुछ नहीं ds1 इज इक्वल टू h1 du1 होता है। ये हो क्या गया, आर्क लेंथ है, डिफरेंशियल आर्क लेंथ along u1 at p, डिफरेंशियल आर्क लेंथ along u2 at p, ds2 इज इक्वल टू h2 du2, डिफरेंशियल आर्क लेंथ along u3 at p, h3 du3। बस यही चीज़ आपको, ये रिलेशंस आपके काम लगेंगे आपको सॉल्व करने में, इसलिए मैंने उतना स्टोरी सुना करके आपको यहाँ तक पहुँचाया। आप इसका रिलेशन डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। ds1 मतलब क्या होता है, ds2 मतलब क्या होता है, ds3 का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेफरिंग टू द वॉल्यूम एलिमेंट फॉर एन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये एक नॉर्मल था, ये ऑर्थोगोनल के लिए नहीं था, जनरल सेंस में है ये। ठीक है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आप dr को क्या बता सकते हो, आप कुछ इस तरह से लिखोगे, dr इज इक्वल टू h1 du1 e1 प्लस h2 du2 e2 और h3 du3 e3। ठीक है, इस केस में यहां पे देखो u1 एंड u3 कॉन्स्टेंट्स था, तो हम इसको और इसको उड़ा दिए, फाइनली हमको ये चीज मिला h1 du1 e1। क्या मिला, h1 du1 e1 मिला है। ठीक है, रेफरिंग टू द वॉल्यूम एलिमेंट फॉर एन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम, आप dv को क्या लिख सकते हो, 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, तो पहला 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कुछ भी आएगा, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इस दोनों का आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आएगा इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये चीज मिल जाएगा ये। ठीक है, आप इसको याद रखो, ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है, रिलेशन ही याद रख लो। इसको करोगे कुछ, क्योंकि आपको पता है कि ये करोगे तो आपको 1 मिलेगा, इसलिए उसको आप एक्सपैंड करोगे ना,
तो आपको ये पता चल जाए स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, वॉल्यूम देता है ना, अरे 3 वेक्टर का आपको सिखा है स्टार्टिंग में, जाओ पलटो एकदम वेक्टर अलजेब्रा में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई करता था, वॉल्यूम एफ एन एलिमेंट शो करता था, तो वही तो फाइंड किया ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो ये लिखा है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे ds1 क्या होता है, ds2 क्या होता है, ds3 क्या होता है, और इस केस में dr1 dr ये बन जाता है क्योंकि आपको पता है कि आपका e2 और e3 ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन आपका 0 होने वाला। ठीक है, तो ये वाले सारी चीजें आप अच्छे से याद रखिए। अभी फिलहाल याद रखिए, मुझे पता है कि आपको दिमाग में उतना भी आप नहीं घुस पाएगा ना, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे भी पहले स्टेप नहीं घुसा था, धीरे धीरे घुसा, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब घुसेगा। इसलिए अभी आप फिलहाल इसको नोट करिए, प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगी चीजें आसान, प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस तब आसान हो जाएगी, इसको नोट करिए। अभी मैं जब बोर्ड पे लिख रहा था तो अपना रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वॉल्यूम, अरे नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम देता है, मुंह से गलत वाणी निकल गई थी, माफ कर दीजिएगा। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, हट जाते हैं हम, छाप लो, यही है जिस्ट, यही है इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स भर भर के इससे मिलेंगे। ठीक है, हट गए हम, छाप लीजिए इसको काफी अच्छी तरह से, और जैसे लिखा है वैसे ही दिमाग में भी छाप लीजिएगा। इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन, नहीं भी बोलेगा ना तो भी हमको पता है फाई स्केलर फंक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन हम लोग शुरू से फाई को एक स्केलर फंक्शन के तौर पे शो कर रहे हैं। तो फाई अगर एक स्केलर फंक्शन है और ए जो है a1 e1 a2 e2 और a3 e3 ये आपका एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स है u1 u2 u3, देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर वैलिड, तब आपका ये सारे रिजल्ट्स आपके वैलिड हैं। जो आप नॉर्मल करते थे ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, और बहुत कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर क्या ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं, थोड़ा सा सोचिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपके ऑर्थोगोनल हैं क्योंकि वो सब परपेंडिकुलर हैं, लेकिन सारे ऑर्थोगोनल ये रेक्टेंगुलर हो जाएंगे वैसा जरूरी नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जैसे कर्व है ना, कि कर्व, हाँ ठीक है चलो कर्व म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, मुझे ये रेक्टेंगल बनाने का मन नहीं किया, मैं रेक्टेंगल नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ ब्रेड एंड बटर टाइप का ऐसा कुछ बनाऊंगा, कुछ कर्व टाइप का, ऐसा टाइप का, ऐसा, ये भी तो है परपेंडिकुलर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर, कर्व्स तो है ना परपेंडिकुलर। कर्व को परपेंडिकुलर तब डिनोट करेंगे जब उसका टेंजेंट बोलेंगे, अच्छा हाँ ठीक है वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है, बट सारे के सारे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। एक कंडीशन है तभी आपका ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बनेगा, बताते हैं। तो यहां पे फाई एक स्केलर फंक्शन कंसिडर करिए, ए को एक वेक्टर फंक्शन कंसिडर करिए, और एक ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 को आप मान लीजिए। ठीक है, और ये सारे रिलेशंस अगर ये आपने माना है तो ये सारे रिलेशंस आपके वैलिड है। पहला रिलेशन ग्रेडियंट निकालने का, ग्रेड फाई, नेबुला फाई, ग्रेड फाई, इसका मतलब होता है 1/h1 डो फाई डो u1 e1, 1/h2 डो फाई डो u2 e2, 1/h3 डो फाई डो u3 e3, ये हो गया ग्रेड फाई। फिर डाइवर्जेंस निकालना है तो नेबुला डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/h1 h2 h3 इंटू डो u1 इंटू h2 h3 a1 प्लस डो u2 h2 h1 h2 a2 प्लस डो u3 h1 h2 a3। कर्ल अगर निकालना है, कर्ल हमको पता है कि किसी वेक्टर का ही निकलता है, स्केलर का तो नहीं, तो क्रॉस करेंगे नेबुला क्रॉस, तो इसका मतलब 1/h1 h2 h3 डिटर्मिनेंट ऑफ h1 e1 h2 e2 h3 e3, फिर डो u1 डो u2 डो u3, और थर्ड रो में आ जाएगा h1 a1 h2 a2 h3 a3। फिर लैप्लेसियन नेबुला स्क्वायर फाई ये पता करना है आपको, तो इसका मतलब ये होता है 1/h1 h2 h3 मल्टीप्लाइड विथ डो u1 इंटू h2 h3 बाय h1 इंटू डो फाई डो u1 प्लस डो u2 इंटू h1 h3 बाय h2 इंटू डो फाई बाय डो u2 प्लस डो u3 इंटू h1 h2 बाय h3 इंटू डो फाई बाय डो u3। सर इतना बड़ा फॉर्मूलास कैसे याद रखेंगे, ये पैटर्न है, आपको प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली
आपके हाथ चलने लगेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। अब इसी चीज को, ये जो आपने डिफाइन किया है ना ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम, इसी में हम थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई कर देंगे ना, ये पट से झट से कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या? सबसे पहला, अगर आपका H1, H2, H3 इन तीनों को आपने मान लिया है अगर 1, H1, H2, H3 अगर इस सबको मान लेते हो 1, दूसरा कि E1, E2 और E3 जो है ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका किसके? I J K के, I कैप J कैप K कैप के। और तीसरा U1, U2, U3 इसको X Y Z, तो बन गया आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस देख लो, यहाँ पे 1 डाल दो, इधर 1 डाल दो, 1 डाल दो, और यहाँ पे E के जगह क्या डालोगे? I कैप डालोगे तो दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? X आ जाएगा, यहाँ Y आ जाएगा, यहाँ Z आ जाएगा। अरे तो बन गया ना। नॉर्मल नेबुला फाई क्या होता था? I कैप डो X डो फाई डो X प्लस J कैप डो फाई डो Y प्लस K कैप डो फाई डो Z। अरे वही तो है, फाई थोड़ी ना बदल रहा है। यहाँ पे E1, E2, E3 बन जा रहा है I J K, H1, H2, H3 बन जा रहा है 1, और U1, U2, U3 बन जा रहा है XYZ। बस यही चेंजेस आप कर दो, ये पूरा का पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा एक कर्व सिस्टम से रेक्टेंगुलर सिस्टम में। मजेदार है, आसान है, टेंशन नहीं है। अब आपसे रिलेटेड जितने भी मतलब वेक्टर कैलकुलस में जो कोई भी कर्विलिनियर से प्रॉब्लम आए ना, तब तो गर्दा ही मजा। इसके बाद में जो है मेन चीज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका आपको रिलेशन याद रखना है। कैसे आप कन्वर्ट करते हो कार्टेशियन को स्फेरिकल में, स्फेरिकल को सिलिंड्रिकल में, इस तरह से आप म्यूचुअल इंटरेक्शन आप कर सकते हो और आपको प्रॉब्लम आप सॉल्व करेगा। और भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो यूपीएससी वाली है ना, ये बहुत चालू माल है। इनको पता है कि फंसेंगे स्टूडेंट किसमें? वही कर्व वाले प्रॉब्लम में। किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ला करके प्रॉब्लम पुट कर दो, आधी जनता ढेर हो जाएगी। लेकिन हम तो उस भीड़ में नहीं है ना, हमें तो पता है कि उसका नब्ज पकड़ चुके हैं, वो किधर क्या खेल खेलता है। तो जब हमको पता है तो वो हम आपको बता रहे हैं, तो आप भी नहीं फंसेंगे और आप वही प्रॉब्लम भर भर के ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसको। क्योंकि नॉर्मल जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है तो कोई भी बना देगा, कोई भी बना देगा। ज़्यादा स्ट्रेस आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले प्रॉब्लम्स को देना है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाले प्रॉब्लम्स को देना है। ऐसे भी 7-8 कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी हैं, बताते हैं, अभी नाम लिखा देंगे, लेकिन उनसे अभी ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं वो अभी नहीं बताऊंगा आपको। मैं 2 दिखा दूंगा, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं एक आखिरी चीज, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे ये मेंशन मैंने हम कर दिए। देखो, इसको देख लो। अगर H1, H2, H3 1 है, E1, E2, E3 को रिप्लेस कर देते हो IJK के साथ में, और जो आपका जो मतलब IJK है ना, एंड दीज रिड्यूस टू द यूजुअल एक्सप्रेशंस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वेयर U1, U2, U3 इज रिप्लेस्ड बाय XYZ। बस जो आपका ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको सिखाया काफी अच्छी तरह से, उसमें से H वाला टर्म आता था, E वाला टर्म आता था और U वाला टर्म आता था। तो अगर आपका H1, H2, H3 1 हो जाए, E1, E2, E3 को रिप्लेस करके आप I कैप, J कैप, K कैप कर दो, और U1, U2, U3 को रिप्लेस करके आप XYZ कर दो, तो वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। जनरली मेजरली ये दोनों फॉलो होते हैं, इसके बाद भी हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि स्फेरिकल है और सिलिंड्रिकल है बस दुनिया खत्म। अरे नहीं, बाइपोलर होते हैं, एलिप्सॉइड होते हैं, पैराबोलॉइड कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, बहुत तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ा और हमें दिख गया कि क्वेश्चन पूछ दिया है वैसा, या आने वाला समय में आ सकता है, ट्रेंडिंग है, चल रहा है, चांसेस हाई हैं, तब वो भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। कुछ नहीं है, इस तरह का रिलेशंस आपको रटना है और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और कुछ नहीं करना। मैं स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ, इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, इंटेंशनली इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मतलब नहीं है, क्योंकि डायग्राम आपको बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, इसको 3D में देखना है। कब से तरस रहा हूँ मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड आ जाए तो बहुत कुछ एक्साइटिंग वे में कर सकते हैं। आपको कुछ वीडियोस भी दिखा सकते हैं, आपको एनिमेशंस दिखा सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। होपफुली कुछ समय के बाद पैसा जमा हो रहा है तो कुछ समय के बाद ऑर्डर दे देंगे, और आपका सहयोग तो चाहिए ऑब्वियसली, अकेले तो नहीं कर सकते ना। कुछ लाखों में आते हैं वो डिजिटल बोर्ड्स, मतलब मिनिमम 70-80 हज़ार
लगभग तो पड़ ही जाएगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और अच्छी क्वालिटी का अगर चाहिए तो कुछ लैक्स में चाहिए होंगे। तो देखते हैं कब पैसा जमा होता है, फिर मंगा लेंगे, फिर आपके लिए आराम से फिर से मस्त क्लास चलेंगे। उसमें सुविधा, बहुत सुविधा है उसमें, मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं आपका फोटो दिखा सकता हूँ कि अच्छा हाँ देखो देखो इसने पूछा था ये सवाल। बहुत कुछ क्रिएटिविटी है एक नंबर का। वो तो टीचर पे डिपेंड करता है ना, कोई कैसे क्रिएटिविटी अपना निकाल के ला सकता है, ठीक है। तो एनीवेज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वॉच एनिमेशन, वॉच एनिमेशन, यूट्यूब पे देख लो एनिमेशन, टाइप करना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत लोगों ने काफी एनिमेटेड वे में अच्छे से समझाया है इसको, तो आपको एक विजन क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला एक्सिस, ये वाला लाइन, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब जब आ जाएगा ना बोर्ड तो मैं फिर से आपको दिखा दूंगा, अभी फिलहाल वहीं देख लो जा करके। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बस ये रिलेशंस याद रखने हैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो फाई जेड आता है, 3 पैरामीटर्स होते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई होता है। आपका टास्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में डालोगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रो है, फाई है, जेड है, सबका स्पेशल स्पेशल नाम दिया गया है। तो वो क्या क्या नाम है आप उसको कमेंट में डालोगे, ठीक है। जब हम प्रॉब्लम अगला लेक्चर में तो हम समझा देंगे, मतलब लिखा देंगे। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आर थीटा फाई है इसका भी कुछ स्पेशल स्पेशल नाम दिया गया है, खूबसूरत नामकरण कर दीजिए थोड़ा सा, तो मुझे लगेगा कि आप थोड़ा इंटरेक्टिव हैं और देख रहे हैं चीजों को। अब ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, अब इसको हम 2 चीजों में रिलेट कर रहे हैं। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब रेक्टेंगुलर, और एक ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, ठीक है। तो ये रहा मेरा पैरामीटर। अब देखो इसी चीज को अगर हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना चाहें तो वहां पे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके क्या है पैरामीटर्स, एक्स वाई जेड। तो एक्स आज आप एक्स आप लिख सकते हो, एक्स और कुछ नहीं, रो कॉस फाई है। आपको ये सब चीज दिया रहेगा तो यहां से आप रो कॉस फाई निकाल लोगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता चलेगा। उसी तरह से अगर आप रो साइन फाई निकाल लेते हो तब आपको वाई कोऑर्डिनेट पता चलेगा, और जेड तो जेड ही रहेगा, वो फर्क नहीं मिलता है। साथ ही साथ इस सब का रेंजेस इंपॉर्टेंट है कि रो की कितनी वैल्यू हो सकती है, फाई की कितनी वैल्यू हो सकती है, और जेड की कितनी वैल्यूज हो सकती है। तो जो रो है वो हमेशा 0 या पॉजिटिव हो सकता है, रो कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा। दूसरा बात कि जो आपका फाई है, ये जो एंगल है, ये 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में ही हो सकता है और नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेंडर देखो ना इस तरह से बनाओगे, एक सिलेंडर को कवर करोगे तो क्या मिलेगा, एक 360 डिग्री मिलेगा, परफेक्ट। और जेड आपका -इंफिनिटी से इंफिनिटी, आपका जेड कहीं से पाताल लोक से लेकर के आपका स्वर्ग लोक तक आप कहीं पे भी चले जाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -इंफिनिटी मतलब किधर, जेड डायरेक्शन में, हम तो यही बोलते हैं जेड डायरेक्शन में, कहाँ, पाताल लोक नीचे। अब एक वेब सीरीज आई है, 1 नंबर वेब सीरीज है, रियलिटी आपको दिखाया गया, काफी जबरदस्त। फेस करिए उसको। बहुत लोग प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा बोल रहे हैं, प्रोपागेंडा नहीं है। आंख पे अगर भक्ति का चश्मा आप लगाएंगे ना तो आपको प्रोपागेंडा ही दिखेगा, लेकिन आप भक्ति का चश्मा थोड़ा सा खोल दीजिए, फेस करिए कि लोग वैसा झेल रहे हैं वैसे चीजों को, उनका लाइफ चखिए, फिर आप बोलेंगे कि ये प्रोपागेंडा नहीं है, रियलिटी है, समय ऐसा है, कुरीतियां हैं, ऑब्वियसली हैं। अरे क्या ऐसे भाग सकते हो, रेप नहीं होते, क्राइम नहीं होता, अंडरवर्ल्ड नहीं है हमारे कंट्री में, रिलीजन पे भेदभाव नहीं होता, कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सेक्सुअलिटी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हर जगह होता है। बहुत ही जबरदस्त आज के देखिए, खैर ज्यादा कुछ पॉलिटिसाइज हो जाएगा, छोड़िए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा लाइफ हर चीज से पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। आप अगर सोचेंगे नो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो डूड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स मैन, ओके सर प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज एवरीथिंग, योर लाइफ इज पॉलिटिसाइज्ड। सिंस व्हेन यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस प्लैनेट योर लाइफ हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। दुनिया में जो कुछ भी चल रही है पॉलिटिक्स से ही कनेक्टेड है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आप पढ़े लिखे गवार नहीं कहलाएंगे, पढ़े लिखे शिक्षित कहलाएंगे, ठीक है, एडुकेटेड कहलाएंगे। तो समझ जाइए चीजों को, फेस करिए, हिम्मत आएगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एक्स वाई जेड ये इस तरह से रिलेटेड होती है। रेंजेस ये होते हैं स्वर्ग, आप पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक, ठीक। एच रो आपका 1 मिलेगा, एच फाई आपका रो मिलेगा, और एच जेड आपका 1 मिलेगा।
ये रिलेशंस है आपका H के टर्म्स में। जैसे H1 H2 H3 हुआ करता था ना, 3 डायमेंशंस में रहता था। अरे ये भी 3 डायमेंशनली है, ये भी 3 डायमेंशनली है। इससे एक और डायमेंशन अगर बढ़ा देंगे ना तो बस फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए 3 डायमेंशन है, लेकिन पैरामीटर्स क्या है यहाँ पे, रो फाई जेड, इसीलिए एच रो एच फाई एच जेड दिया गया है। बस रिलेशन है आपका, 1 एच फाई के जगह पे 1 डालिए, एच रो के एच फाई के जगह पे रो डालिए, एच जेड के जगह 1 डालिए, मिलेगा ये। उसी तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पैरामीटर्स होते हैं आपके, रो थीटा फाई। एक्स, इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे तो एक्स हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, जेड हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, और जो आपका ये पैरामीटर्स हैं सबका रेंजेस क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 या उससे पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। फाई की वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बीच में ही हो सकता है, और थीटा का वैल्यू 0 और 180 डिग्री के बीच में ही हो सकता है। बस साथ ही साथ इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, तो H1 H2 H3 3 डायमेंशंस में रहेंगे, तो 3 पैरामीटर्स हमारे पास आर थीटा फाई, तो यहाँ पे एच आर क्या हो जाएगा 1, एच थीटा हो जाएगा आपका आर, एच फाई हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। समझ में आ गई बात। तो ये दो रिलेशन सबका रेंजेस काफी अच्छी तरह से मुखस्त করে নিতে হবে, ठीक আছে। आपको अच्छे से रट लेना पड़ेगा, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगले लेक्चर में हम अभी तक जितना कुछ सीखे हैं प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे। अगले लेक्चर तक आपका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है वेक्टर एनालिसिस का, ठीक है। जितना आपको ज्ञान थ्योरेटिकल देना था वो सब चीज मैंने आपको दे दिया। इस वाले प्लेलिस्ट में द एंड मैं लिख दूंगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो द एंड है मतलब उससे काम चल जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। बट इतना आपको थ्योरेटिकल ज्ञान होना आवश्यक था, तो मैंने थ्योरेटिकल ज्ञान को खत्म कर दिया है। अब जो वीडियो आते रहेंगे इस कोर्स में, प्लेलिस्ट में डलते रहेंगे, वो प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कुछ, ठीक है, कि अच्छा इस वाले प्रॉब्लम को ऐसे बनाया जाए, इस वाले प्रॉब्लम को ऐसे बनाया जाए, जो भी होंगे सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स होंगे। समझ में आया? तो ऑफिशियली आपका वेक्टर एनालिसिस का कोर्स हो चुका है समाप्त। मिलते हैं आपसे फिर से किसी और ब्रांड न्यू कोर्स में, तब तक के लिए बाय।